देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सेवा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर सीमा राजकुंडावार। आप एक पीडियाट्रिशियन हो, बालक तज्ञ हो। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, काफी बच्चे उससे ग्रसित हो रहे हैं, डेंगू से भी ग्रसित हो रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। अभी वायरल इन्फेक्शन ज्यादातर तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास, यानी सर्दी खांसी जुकाम ये लेके ज्यादा वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं। इसके अलावा डायरिया के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, कोविड भी फिर से आ रहा है। कोविड की भी टेस्टिंग काफी हद तक के पॉजिटिव आ रही है। स्वाइन फ्लू आ गया है अभी, तो ये सारे वायरल इन्फेक्शंस बिल्कुल बढ़ गए हैं लास्ट 15 डेज में। तो मैं कहूँगी कि वायरल इन्फेक्शंस के लिए आपको बिल्कुल ही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है दर्शकों के लिए। आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो कोरोना जो फर्स्ट सेकंड स्टेज में आया था, उसके रिकरेंसेस में अभी जो कोरोना आ रहा है वो डायरेक्ट लंग्स पे अटैक कर रहा है। तो आप ये बताइए कि बच्चों के लंग्स पे किस तरह से वो अटैक करता है, उस बारे में बताइए। इसमें ऐसा है कि नॉर्मल जो सर्दी खांसी जुकाम होता है जैसे बारिश के दिनों में, वैसा ही उसका पिक्चर मिलेगा। आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट करना बहुत कठिन होगा कि ये कोरोना है या ये नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है। और इसका इलाज भी कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि काफी हद तक के वैक्सीनेशन हो गया है, काफी लोग इम्यूनिटी भी काफी डेवलप कर चुके हैं। इसके लिए कोविड से जैसा ऑक्सीजन एकदम लो हो जाता था वो वाला प्रॉब्लम अभी नहीं है। लेकिन ये जो सर्दी खांसी हो रही है बच्चों में ज्यादा दिख रहे हैं, बड़ों में भी है, लेकिन बच्चों में ज्यादा अधिकतर इसलिए क्योंकि वो ना बता सकते हैं। और इसमें मैं दर्शकों को ये एजुकेट भी करना चाहूंगी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी कब हमको इमरजेंसी सिग्नल है कि ये सब है तो इमरजेंसी है हमको, और ये सारी सिम्टम्स अगर नहीं है तो हमको इत्मीनान से घर में बैठना चाहिए। बेवजह बवाल नहीं मचाना चाहिए कि बच्चों क्यों ऐसा हो रहा, क्यों रो रहा है। क्योंकि आमतौर पे सर्दी जुकाम होने से बच्चे सिर्फ रोते हैं, वो सिर्फ रोना जानते हैं। तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या लोअर है। जब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो इसमें हमको लंग्स जो है, आपने सही कहा कि लंग्स जो है वो पूरे पानी से इन्फेक्शन से भर जाते हैं, और उस स्थिति में हमको एडमिट करना या ज्यादा दक्षता रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपको बच्चों के रेस्पिरेटरी रेट जो है, सांस का जो रेट है सांस लेने का, वो बढ़ जाएगा। आजकल मदर्स काफी एजुकेटेड है, तो इन लोग आसानी से गिन सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट कितना है, बहुत सांस चल रही है या नहीं। जब भी बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट 60 पर मिनट के ऊपर हो जाती है तो आपको कोई भी हालत में रुकना नहीं है। प्राणायाम वगैरह करते हैं तो बहुत सारी मदर्स को मालूम हो गया कि सांस की गिनती कैसे करते हैं। बच्चों में अगर 1 मिनट में 60 के ऊपर रेस्पिरेटरी रेट है तो आप अपना घरेलू इलाज जो भी कर रहे हैं या जो भी दवाई या डॉक्टर से ले रहे हैं उसको आपको वर्जित करके आपको नया ट्रीटमेंट चालू करना है, ये उसकी निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि ब्लूइश डिस्कलर लिप्स, टंग या नाखून ये नीले हो जाएंगे। अगर नीले हो रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट कितना भी होने दो, या बच्चे को बुखार नहीं है ये वो आपको कुछ नहीं देखना, नीला बच्चा पड़ रहा है तो आपको तुरंत लेके जाना है अस्पताल में। ठीक है, इसके अलावा अगर फीवर 103 के ऊपर है, 102 के ऊपर है, तो आपको भले फिर बाकी प्रॉब्लम्स हो नहीं हो, आपको एडमिशन के लिए ये ले जाना है। तो ये 3-4 चीजें जो है ये महत्वपूर्ण है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार होता है, इसमें आपको फसलें नहीं चलती है, सांस लेने में तकलीफ होगी लेकिन रेट नहीं बढ़ा। 1 मिनट में सांस की जो रिदम है वो बढ़ी नहीं रहेगी,
लेकिन बच्चे को तकलीफ होती है सांस लेने में, क्योंकि बस ऊपर में नाक बंद है। ये आपको पता चलेगा अगर इंटरकॉस्टल मतलब सांस ज्यादा चल रही है या नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा अपर में कि आपको सिर्फ नाक बंद रहेगा और गले में खराश रहेगी, आवाज चेंज हो जाएगा, बच्चा खा पी नहीं सकेगा। तो ये सारी चीजें अपर रेस्पिरेटरी, इसमें अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है, ये आमतौर पे नॉर्मल रेस्पिरेटरी, या आप घर में भाप दे रहे हो या कोई जो नॉर्मल सर्दी खांसी की दवाई है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसी से हो जाता है। तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। बच्चों को सिर्फ खाने पीने का जो है नॉर्मल उसकी कोशिश करना है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा है उसकी तरफ ध्यान देना है, और ये ध्यान देना है कि इनकी सांस ज़्यादा अगर चल रही है उधर ध्यान देना है, अगर ज़्यादा चल रही है तो फिर आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शंस ना हो रिस्पिरेटरी के, तो किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसकी किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए, उस बारे में बताइए। ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बीमारी होने के बाद तो भाग दौड़ करना ही करना है, लेकिन उसके पहले ना होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी सिंपल घरेलू चीजें जो आम जनता को बहुत बहुत यूजफुल है वो मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी। बच्चा 6 मंथ्स के ऊपर अगर है तो माँ के दूध के अलावा तो बहुत कुछ खाता है, उसमें विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। ए बी सी डी सभी जरूरी है, लेकिन विटामिन सी खास करके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत बहुत मदद करता है। और ये हमारे डाइट में टमाटर है, संतरा है या नींबू है, ये सब चीजों से ज्यादा जाता है। तो आपके सेवन में डायरेक्ट ना लेते हुए अगर आप दाल भी बना रहे हो उसमें टमाटर डाल दो, या कोई चीज पका रहे हो पुलाव वगैरह बने उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, तो इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के इम्यूनिटी पे। दूसरा है कि नट्स है, जैसे बादाम है, काजू है या सेंगदाने हैं, इसमें थोड़ा सा यूजफुल होता है, जिंक का कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये भी हेल्प करता है अपने को। ठीक है, तो डाइट के माध्यम से जहां तक के मेरा तजुर्बा है, इट हेल्प्स अ लॉट। जो बच्चे रिस्पिरेटरी से ग्रस्त है, ऐसे बच्चों को डायग्नोसिस करने के लिए क्या सीटी स्कैन से डिटेक्ट होता है, क्या उस बारे में बताइए। देखो, सीटी स्कैन और ये सब चीजें तो ये ऐसा हो गया कि जैसे चूहा मारने के लिए आपने AK-47 निकाली, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। उसके पहले ही ये तो घरेलू ही मैंने बता दिया कि क्या चीज हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सरे कर सकते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में, क्लिनिकल डॉक्टर बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। जब स्टेथोस्कोप लगाता है 80% चीजें वहीं पे डायग्नोस हो जाती है। कितने हद तक के डैमेज हो गया है वो देखने के लिए एक्सरे, और फिर एक्सरे में भी अगर अपने को, क्योंकि बच्चों में सीटी स्कैन वगैरह की जरूरत अगर मतलब वो बॉक्स में डालते हैं उधर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो जहां तक के हो सके यू शुड अवॉइड। दर्शकों, आप शहर और इधर के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं मैम। हमारे दर्शकों को आपने जैसे कि बताया कि अपर लोअर रेस्पिरेटरी से सिस्टम किस तरह से होती है, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, क्या उसके लक्षण से, ये सारी चीजें आपने बताया। तो आपका जो क्लिनिक है पर्टिकुलरली धमतोली में स्थित है, तो आपका नंबर और आपका फोन नंबर, एड्रेसेस पूरा स्क्रीन पर रोल हो रहा है। उसको स्क्रीन को रोल हो रहा है उसे देखकर दर्शक आपसे प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं, और जो वीडियो ऑन कॉल चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा विजिबल हो रहा है आपका नंबर, एड्रेस। अब हमारे दर्शकों को आप ये भी बताते चलिए कि जैसे कि अभी जो चल रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी के बारे में जैसे आपने बताया हुआ है, तो आगे चल के किस तरह से मतलब लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उस बारे में आप बताइए। बहुत सही प्रश्न पूछा है आपने। इसमें लाइफस्टाइल यानी मैं ज्यादा प्रेशर देती हूँ डाइट पे। डाइट जो है वो अधिकतर घरेलू बना हुआ चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो रूटीन हम लोग का इंडियन डाइट होता है
उस पे अगर हम स्टिक रहे तो बहुत सारी समस्याएं हमारी अपने आप खत्म हो जाती है। बाहर का बना हुआ ये ब्रेड और ये वो सब चीजें आप तो देख ही रहे कि उसके साइड इफेक्ट्स और ये सब बहुत ज्यादा है। तो जहां तक हो सके हैव अ हेल्दी होममेड डाइट। और जैसे जैसे बच्चा बीमार भी होता है, जैसे सत्तू है, सूजी है, इंडियन डाइट में इतने सारे वैरायटीज है, टमाटो सूप है, ये सब बहुत यूजफुल है। काली मिर्च डाल के ये जो मदर्स यहाँ की इंडिया की बहुत अच्छा जानती है कि ये सर्दी के लिए क्या देना चाहिए, ये छाती अगर कफ है तो क्या देना चाहिए। तो आई विल एडवाइस कि डाइट प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड यू शुड टेक हेल्प ऑफ डाइट मोर रादर देन मेडिसिन जितना कम यूज करें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल रोल नहीं होता है। और जब भी हमको एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है ये सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी में ही यूज करना पड़ता है, अपर में जहां तक के है वो सिम्टोमेटिक ही कम हो जाता है। तो डाइट प्लेज अ बिगर रोल देन ड्रग्स, मेडिसिन से ज्यादा डाइट का रोल है। ऐसे बच्चे देखा गया कि जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं, ओबेसिटी बढ़ गई, डायबिटीज 2 के विक्टिम्स हो गए, तो ऐसे जो बच्चे हैं उसमें किस तरह की अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, उस बारे में भी आप बताइए। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि स्कूल से आने के बाद ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्कूल में तो सब पढ़ाई हो चुकी होती है। 10वीं के नीचे तो मुझे नहीं लगता, या मैंने भी मेरे बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं भेजा। जहां तक के हो सके बच्चों का ये जो टाइम है उसको प्ले में यूज करो, गेम्स में, जिसमें लंग्स बिल्कुल ऐसे मतलब भाग दौड़ के उनकी सांस ऐसे फूलनी चाहिए ताकि पूरी शरीर को ऑक्सीजन मिल जाए उनके। मैम हमारे दर्शकों उनको स्पेशली जो पेरेंट्स जो आपको लाइव देख रहे हैं वो अपने बच्चों को भी आपके यहाँ लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका जो सेवा मल्टी स्पेशलिटी जो क्लिनिक है किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ अवेलेबल है, किस तरह का ट्रीटमेंट ऑफ लाइन है, उस बारे में आप बताइए। देखिए इसमें मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि बीमारी होने के बाद तो बहुत कुछ करना पड़ता है, ना होना चाहिए उसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा जोर है। इवन करियर काउंसलिंग भी, जब आप बिल्कुल 12वीं में पहुंच चुके हो, बहुत प्रेशर है, 10वीं का बच्चा है, बहुत प्रेशर है पढ़ाई, तो मैं उसका भी काउंसलिंग करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर कम कैसे आए, कि ऐसा ना कि सिर्फ मार्क्स के पीछे जाए, कि बच्चों का मेंटालिटी कहाँ उनका मैच करता है, कि पेरेंट्स को लगता है बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए लेकिन बच्चे को नहीं लगता या उसकी काबिलियत नहीं है, तो फिर वो बच्चे ने क्या करना चाहिए। या फिर अगर बच्चे की काबिलियत बहुत ज्यादा है लेकिन माँ बाप नहीं पहचान पा रहे उसे, तो फिर हम उसे काउंसलिंग करके आइडेंटिफाई करके उनको सही मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा हम लोग नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं उनका जैसे डेवलपमेंट बेस्ट क्या होना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, जो बीमारी लेके आए वो तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं प्रिवेंटिव, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा